जय हिंद गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा और इसकी पढ़ने की इंपॉर्टेंस यही है कि अगर हार्ट का वाल्व ठीक से काम नहीं करेगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जो आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व हम लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व बोलते हैं। और आप इस टाइम पे अपनी स्क्रीन पे दो अलग अलग प्रकार के आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व्स या प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व को देख पा रहे हैं। जो पहले वाला है वो मेटल से बना हुआ है तो उसे मेटालिक प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व बोलेंगे। और दूसरा जो है ये बायोलॉजिकल कंपैटिबल टिश्यू का मतलब ये है कि ये जो मटेरियल इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है वो बेसिकली एक पिग के हार्ट से लिया गया हुआ है। तो इसको बायोप्रोस्थेटिक डिवाइस भी बोला जाता है। तो दो प्रकार के डिवाइसेस है, एक मैकेनिकल और एक टिश्यू। मैकेनिकल तो हो गया जो मेटल से, एम से मैकेनिकल और एम से मेटल, और दूसरा है जो टिश्यू जो कि पिग हार्ट से लिया गया हुआ है। अब यहाँ पर जो सवाल आपको पूछा जा सकता है वो ये है कि, और ये जो मैं सवाल अभी पूछूंगा मैं चाहूँगा कि आप जो आपको पीडीएफ मिलता है साथ में वीडियो लेक्चर के साथ में, आप उसको बिना देखे आंसर करें। कि देखिए नॉर्मली तो ये होता है कि ह्यूमन बीइंग की किडनी खराब हो गई तो किसी रिलेटिव से, जो कि कजन ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं, उनसे हम किडनी लेकर इस पर्सन को जिसकी किडनी डैमेज है उसको ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर एनिमल के हार्ट का कोई टिश्यू, एनिमल का हार्ट नहीं बोल रहा, एनिमल के हार्ट का कुछ जो टिश्यू है उसको हमने ह्यूमन बीइंग में, मतलब आप यहाँ पे पिग के हार्ट के वाल्व का जो टिश्यू है उसको हमने ह्यूमन बीइंग का हार्ट वाल्व बनाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस प्रकार की ट्रांसप्लांटेशन जो कि अक्रॉस स्पीशीज होती है, क्योंकि नॉर्मली तो हम यही पढ़ते हैं कि भाई जो ट्रांसप्लांटेशन होती है वो ह्यूमन टू ह्यूमन बीइंग होती है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसप्लांटेशन हो रही है वो अक्रॉस स्पीशीज हो रही है। तो ऐसी ट्रांसप्लांटेशन को क्या बोलते हैं? एंड आई एम वेरी श्योर दैट मेरे बोलते ही आप लोगों के माइंड में ये वर्ड क्लिक किया होगा, दैट इज जीनोग्राफ्टिंग। तो जीनोग्राफ्टिंग का मतलब है कि दिस वुड बी अ ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग। ऑन द अदर हैंड अगर ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसे हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो एक और टेक्निकल टर्म मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि जब भी हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ते हैं तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में ये होता है कि जैसे रिलेटिव हो गया, कजन ब्रदर सिस्टर मदर फादर, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल मैच करता है तो हम उस पर्सन का जिसकी किडनी डैमेज्ड है उसमें रिलेटिव की किडनी को लगा सकते हैं, जिसको हम एलोजेनिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। एलोजेनिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन मतलब यहाँ पर हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव की बात कर रहे हैं। तो एक एलोजेनिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन है और दूसरा एक जीनोग्राफ्टिंग होता है, और ये दोनों टेक्निकल वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए। हैविंग सेड दैट, अब हमारा फोकस रहेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेल्वुलर हार्ट डिजीज हमने स्टडी करने हैं, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस, नर्सिंग केयर एडवाइस दैट वुड बी गिवन बाय यू आफ्टर द पर्सन इज अंडरगॉन अ वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, और उसमें क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं वो सारा एस्पेक्ट सब्सिक्वेंटली आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस होगा। देखिए स्टेनोसिस का मतलब ये होता है कि रास्ता छोटा हो गया। तो स्टेनोसिस का मतलब तो है ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे माइट्रल स्टेनोसिस लिखा हुआ है या आयोर्टिक स्टेनोसिस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ब्लड आगे कम मूव कर पाएगा। माइट्रल स्टेनोसिस अगर होगा तो डायस्टोल के दौरान लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो कम आएगा, और अगर कम आएगा तो बाहर भी कम जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर किसी को आयोर्टिक स्टेनोसिस है तो आयोर्टिक स्टेनोसिस के मरीज में लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आयोर्टा में कम जाने वाला है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लेस आउटफ्लो फ्रॉम द हार्ट प्रेजेंट होगा। लेकिन रीगर्जिटेशन का मतलब होता है लीकेज, मतलब एक हाई प्रेशर चैम्बर से ब्लड लीक करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देख लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लीक करके अगर लेफ्ट एट्रिया में जा रहा है तो मैं बोलूंगा माइट्रल रीगर्जिटेशन। अगर राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो लीक करके राइट एट्रिया में जा रहा है तो मैं बोलूंगा ट्राइकिस्पेड रिगर्जिटेशन। वैसे ही एओर्टिक वाल्व का ब्लड वापस जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के चैम्बर में तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन, और सिमिलरली अगर पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तो हम इसे पल्मोनिक रिगर्जिटेशन बोलेंगे। तो दे आर टोटल ऑफ 4 हार्ट वाल्व्स एज यू आर अवेयर ऑफ, दैट वुड बी ट्राइकिस्पेड, माइट्रल, देन वुड बी पल्मोनिक वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व। और इनमें से किसी में भी दिक्कत हो सकती है कि अगर इनका रास्ता छोटा हो गया तो हम स्टेनोसिस बोल देंगे, और अगर इनके क्रॉस लीकेज हो रही है तो हम रीगर्जिटेशन बोलेंगे। बहुत सारे जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनमें वो रीगर्जिटेशन वर्ड लिखने की जगह पे इनसफिशियंसी भी लिख सकता है। तो जब भी आप वर्ड पढ़ेंगे माइट्रल इनसफिशियंसी तो आपके माइंड में इमेज क्या आनी चाहिए? इमेज जो मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, माइट्रल इनसफिशियंसी का मतलब है कि माइट्रल ब्लड ठीक से क्लोज नहीं कर रहा। तो जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का कुछ ब्लड लेफ्ट एट्रिया में जा रहा है,
वो जाने को 5 ml हो सकता है, 10 ml हो सकता है, 15 ml हो सकता है, क्योंकि देखिए आप में मुझ में जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल का सारा ब्लड एओर्टा में जाना चाहिए। लेकिन इस पेशेंट में क्या होगा कि कुछ ब्लड तो ऑब्वियसली एओर्टा में जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 80 ml जाना चाहिए, 80 की जगह पे 70 ml जाएगा। लेकिन टोटल जो जाना चाहिए वो 80 ml है, 70 ml अगर यहाँ पे जा रहा है तो बाकी 10 ml जो है वो लीक करके फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रिया जा रहा है इन माइट्रल रीगर्जिटेशन, जिसे माइट्रल इनसफिशियंसी भी बोलते हैं। और क्योंकि 80 ml की जगह पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो कुछ ब्लड तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर गया और कुछ वापस लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में चला गया, तो टोटल जो आउटपुट है हार्ट का वो लेस हो गया, 80 की जगह पे 70 ml बाहर जा रहा है, 75 ml जो भी XYZ वैल्यू है। पर आफ्टर ऑल आप ये तो एग्री करेंगे कि कम ब्लड हार्ट से बाहर गया, जिसकी वजह से यहाँ पे लो कार्डियक आउटपुट वाला स्टेट क्रिएट होगा, जिससे पर्सन का ब्लड प्रेशर भी ऑन द लोअर साइड मिलेगा। तो पहले तो मैं पता है स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन, और अब मैं आपको एक वैल्वुलर लीजन यहाँ पर बना के दिखाता हूँ जिसका नाम है वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। ये जो एओर्टिक वाल्व की ओपनिंग है इसको मैं यहाँ पर छोटा दिखा रहा हूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि नॉर्मली जो हमारा एओर्टिक वाल्व का साइज होता है, एओर्टिक वाल्व का ऑरिफिस होता है, वो तकरीबन 2.5 से 4 स्क्वायर सेंटीमीटर के डायमीटर का होता है। और अगर वो कभी भी इससे लेस हो जाए, 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम, तो जो वैल्वुलर कंडीशन हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे उसका नाम होगा वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। अब इससे होगा क्या, मतलब दिक्कत क्या होने वाली, तो दिक्कत ये होने वाली है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को बेचारे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू सेंड ब्लड इनटू द एओर्टा ऑफ द पेशेंट। और उसकी वजह से इन पेशेंट्स में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, तो इन पेशेंट्स में आने वाले टाइम में एक लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी क्रिएट हो जाएगी। और हाइपरट्रॉफी से क्या होगा कि हार्ट की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो इंक्रीज होने वाली है, और अगर हार्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाए तो कॉर्नरी आर्टरी की सप्लाई तो उतनी है, भाई सप्लाई तो उतनी है, लेकिन अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई के रहते इसे एंजाइना या चेस्ट पेन के मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं। तो एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट्स हमारे पास क्यों आते हैं, तो एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट्स पहली बार तो इस वजह से ही आएंगे क्योंकि इन पेशेंट्स का लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा में ब्लड जाता है वो कम जाता है। क्योंकि ब्लड कम बाहर जाता है, तो अगर ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है जिसकी उम्र 70-75 साल है, ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी और ये हमेशा बहुत फिट हैं। आई मीन दिस इज़ अ 70-year-old मेल, ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, हमेशा बहुत फिट है और कहते हैं कि मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाता हूँ। पर पिछले कुछ दिनों से मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता हूँ, जैसे ये मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहे थे तो सब्जी की मार्केट से इन्होंने 5 किलो वेजिटेबल्स खरीद लिए, जैसे टमाटर लिए, प्याज लिए। आपने देखा ही है कि ओल्ड लोग जो होते हैं, थोड़ा कहीं पे भी 2 रुपया सस्ता कोई चीज़ मिल रही है तो वो मतलब चाहे 2 किलोमीटर चलना पड़ जाए फालतू, है ना भाई, हम लोग तो घर पे बैठे बैठे ऑर्डर कर लेंगे। बट ओल्डर लोगों में आपने देखा होगा कि वो जहाँ पे भी 2 रुपये बच रहे हैं वो कहेगा मैं चल लूंगा, और वो 5 किलो आलू या 5 किलो प्याज या टमाटर लेके वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। और क्योंकि बहुत फिट है तो मतलब नोबडी, इनके बेटे भी इनको बोलते थे कि भाई डैड अब मत करा करो ये सारा काम, बट इसे इसकी नहीं बेटा मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आज क्या हुआ कि जब ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो अनकॉन्शियस हो गए, गिर गए। वो गिरे क्यों? क्योंकि यूजुअली ये जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस, ये ओल्ड एज में मिलने वाला वैल्वुलर लीजन है। जैसे यंग लोगों में, एडोलेसेंट्स में, टीनेजर्स में माइट्रल स्टेनोसिस मिलता है रोमैटिक फीवर की वजह से, वैसे ही ओल्ड एज में जेरियाट्रिक एज ग्रुप में जो सबसे कॉमन वैल्वुलर हार्ट डिजीज मिलता है वो एओर्टिक स्टेनोसिस है। और एओर्टिक स्टेनोसिस की प्रेजेंटेशन क्या होती है, तो प्रेजेंटेशन यही होती है कि क्योंकि कार्डियक आउटपुट इनका कम होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से कम ब्लड बाहर जा पाएगा, तो इन्हें जब भी ये कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ वजन उठा के सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तो इनको सिंकोप ऑन एक्सर्शन डेवलप हो सकता है, मतलब ये अनकॉन्शियस हो गए। साथ में ये जब आप इनसे हिस्ट्री लेंगे तो ये भी बताएंगे कि इन्हें बीच बीच में चेस्ट पेन होता था। वो चेस्ट पेन इसलिए नहीं था क्योंकि इनकी कॉर्नरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज नहीं है। इनकी वैसे तो ओल्ड एज में नॉर्मली हम पढ़ते हैं कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज, लेकिन इनकी कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं बोल रहा मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इन पेशेंट्स को एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी डेवलप हो गई, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो था इनका, जैसे आप जिम में जाके अगर वर्कआउट करेंगे तो आपके मसल्स का जो साइज है वो बिग हो जाएगा, वैसे यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर हार्ट के मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाए तो उसकी हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है, पर सप्लाई तो उतनी ही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, सप्लाई इज नॉर्मल बट द डिमांड इज मोर, और दोनों के बीच का जो मिसमैच है वो मिसमैच को हम एंजाइना बोलते हैं या सिंपल भाषा में उसे चेस्ट पेन बोलते हैं।
तो इस ओल्ड इंडिविजुअल को अनकॉन्शियसनेस ऑन एक्सर्शन के एपिसोड्स होंगे, इनको एंजाइना होगा, और जितने भी कार्डियोलॉजी वाले पेशेंट्स हैं उन्हें सांस लेने में तो दिक्कत होती ही है। तो वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट्स क्यों हमारे पास आते हैं, तो आप निमोनिक याद कर लीजिए, सैड। सैड से मेरा मतलब है कि अल्फाबेट एस से देयर वुड बी सिंकोप ऑन एक्सर्शन, ए से हो जाएगा एंजाइना एंड डी से हो जाएगा डिस्निया। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं कि क्यों ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। और जब आप इन पेशेंट्स को ऑस्कल्टेट करेंगे, जब आप इन पेशेंट्स को स्टेथोस्कोप लगा के इसकी छाती पे सुनेंगे, तो होगा क्या, क्योंकि इसका लेफ्ट वेंट्रिकल आपके और मेरे कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स जनरेट कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा मसल है तो ज़्यादा फोर्स जनरेट कर रहा है। तो ये जब ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रास्ता भी छोटा है, तो यहाँ पर जो ब्लड बाहर जाएगा एओर्टा में, उसमें टर्बुलेंस क्रिएट होने वाली है। मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे अगर आप अपना बाइक वॉश कर रहे हैं या आप गाड़ी का अपना वॉश के लिए जाते हैं, तो जैसे सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वो देखा होगा ना आपने, उनकी जो पाइप होती है, उस पाइप का जो आगे वाला टिप होता है वो बिल्कुल बिल्कुल नैरोड होता है, जिससे एकदम से पानी का फवारा तेजी से निकलता है, प्रेशर से निकलता है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कोई भी पानी की पाइप अगर आप उसको दबा देंगे, प्लास्टिक की पाइप है, अपने कूलर में पानी भर रहे हैं, अगर वो प्लास्टिक की पाइप को थोड़ा भी दबाएंगे तो एकदम से टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है। मैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ कि भाई इफ यू रिड्यूस द ओरिफिस, तो जो वेलोसिटी होती है या टर्बुलेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये टर्बुलेंस इंक्रीज होने की वजह से ब्लड तो टोटल अमाउंट में कम बाहर जा रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड तो कम जा रहा है, लेकिन आवाज ज्यादा कर रहा है। और ये जो आवाज है, इस आवाज की वजह से यहाँ पे एक मरमर क्रिएट होगा। उस मरमर का नाम होता है इजेक्शन, क्योंकि इस टाइम पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। बिफोर मैं आगे कुछ लिखूं, मैं दूसरी साइड का रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पल्मोनिक वाल्व में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो पल्मोनिक वाल्व के अक्रॉस जो ब्लड का मूवमेंट है, आप देखिए राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड बहुत स्मूथली राइट वेंट्रिकल से पल्मरी आर्टरी में जा रहा है। आप इस वाले डायग्राम को देखिए, देयर इज अ वेरी स्मूथ एग्जिट ऑफ ब्लड इनटू द पल्मरी आर्टरी। बट अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट साइड पे, क्योंकि नैरोइंग थी और साथ में मसल्स की हाइपरट्रॉफी भी थी, तो पर्सन में हमें एक हार्श इजेक्शन, सिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा। मरमर का मतलब होता है टर्बुलेंस इन द हार्ट, और आवाज आ रही है, आवाज वो वो आवाज क्यों क्रिएट हो रही है, वो आवाज क्रिएट होने का रीजन है कि जो वाल्व का ओरिफिस है वो रिलेटिवली नैरो हो गया है। और देयरफॉर आप इसको जब ऑस्कल्टेट करेंगे, तो ऑस्कल्टेट करने पे इस टाइप से आप सुन पाएंगे, जैसे कि S1 है, ये S2 है, ये S1 है, तो ये तो लब डब हार्ट साउंड्स हो गए हमारे। तो एक तो पहले हम हार्ट साउंड सुन रहे होते हैं जो लब डब हार्ट साउंड्स होते हैं, लब वुड बी S1, डब वुड बी S2। और सेकंड हम क्या यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो आवाज़ आएगी, उस आवाज़ की खासियत ये है कि ये सिस्टोल के दौरान बढ़नी शुरू हो जाएगी और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, तो यहाँ पर जो मरमर हमें सुनाई देता है या जो टर्बुलेंस हमें सुनाई देती है, वो टर्बुलेंस की जो आवाज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और बढ़ के फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो मरमर मैंने आपको बना के दिखाया, जिसकी जो टर्बुलेंस है पहले बढ़ जाती है और फिर कम हो जाती है, क्योंकि S1 और S2 के बीच के पीरियड को हम सिस्टोल बोलते हैं, और S2 और S1 के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम डायस्टोल बोलते हैं। तो सिस्टोल के दौरान जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो की आवाज आ रही है, ब्लड जो है वो नैरो ओपनिंग के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आवाज क्रिएट हो रही है, तो इसको हम इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर बोलते हैं, जो कि बहुत ही क्लासिकल मरमर है इन पेशेंट्स ऑफ वेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि साथ में यहाँ पे मैंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फोटो क्यों लगा रखी है, तो आप लोगों ने बचपन में ये एटलीस्ट इस मूवी को, इंग्लिश मूवी टर्मिनेटर, अगर खासकर गाइज जिन, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, मतलब गर्ल्स तो मैंने देखा मतलब एक्शन मूवी ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, बट देन गाइज लिसन लाइक टू वॉच एक्शन मूवीज, तो आपने टर्मिनेटर मूवी का नाम सुना होगा, ये मूवी देखी होगी या आप यूट्यूब पे खोल के देखिएगा। तो इसमें जो एक्शन हीरो है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, आई मीन ये मिस्टर वर्ल्ड था, बॉडी बिल्डर था, बिग बाइसेप्स, मतलब सनी देओल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला, राइट। और इसको अभी रिसेंटली यूएस में डायग्नोज हुआ एओर्टिक स्टेनोसिस, और इसको फिर आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व लगाना पड़ा। तो ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर तो ऑल ओवर द वर्ल्ड नोन है, और एक फेमस पर्सनालिटी को अगर एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है तो फिर किसी को भी हो सकता है ना। भाई जो आदमी अपनी, भाई अगर मिस्टर वर्ल्ड है, अगर वो बॉडी बिल्डर है तो अपनी डाइट का ध्यान रखता होगा, और
स्पेसिफिकली इनके साथ तो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, क्योंकि भाई मूवी एक्टर हैं तो इनके साथ में तो डॉक्टर्स भी होंगे, न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगे, पूरा एक मेडिकल यूनिट इनके साथ चलती होगी ताकि इन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और अगर टर्मिनेटर को, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है, तो फिर नॉर्मली भी ओल्ड एज में जाके किसी को भी वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है। और इन पेशेंट्स में जो मर्मर क्रिएट होता है उसका नाम इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है। इन पेशेंट्स के डायग्नोसिस के लिए हम इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। जितने भी वैल्वुलर हार्ट डिजीज होते हैं, वो एग्जाम में आपसे कोई सा भी वैल्वुलर लीजन पूछ ले, चाहे वो ट्राइकिस्पिड स्टेनोसिस लिखे, एओर्टिक स्टेनोसिस लिखे, रीगर्जिटेशन लिखे, कोई सा भी हार्ट का वैल्वुलर लीजन लिख दे, आपका सीधा सा आंसर रहेगा कि जी मैं इस पर्सन में इकोकार्डियोग्राफी करवाऊंगा और इसे इकोकार्डियोग्राफी से मैं डायग्नोसिस कर पाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख देगा वो लिख देगा TTE। TTE मतलब ट्रांस थोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी। ट्रांस थोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी मतलब कि जो प्रोब होता है इकोकार्डियोग्राफी की मशीन का, वो छाती पे रखेंगे। एक ट्रांस इसोफेजियल भी होती है, लेकिन ट्रांस इसोफेजियल की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे TTE दैट इज ट्रांस थोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी करके हम इसको यहाँ पे इवन डॉपलर को स्विच ऑन करके ना हम इसको ब्लड को लीक करने की आवाज़ को सुन सकते हैं। हम मेजर कर सकते हैं कितने वेलोसिटी से, कितनी तेजी से ब्लड जा रहा है। तो आपने दो बातें सीखी। पहली बात तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड तो कम गया, पर आवाज ज्यादा प्रोड्यूस हुई। तो जितने भी वैल्वुलर लीजन्स होते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टोलिक मर्मर क्रिएट हो सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक और निमोनिक, जैसे मैंने सैड निमोनिक बताया था, दैट इज सिंकोप ऑन एक्सर्शन, एंजाइना एंड डिस्निया। अभी मैं एक और निमोनिक आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है पास, जिससे लाइफ थोड़ा सा आसान हो जाती है। बाकी आप लॉजिक से इसको समझने की कोशिश करिएगा कि भाई क्यों ये आवाज क्रिएट हो रही है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन थी। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब जोर से ब्लड अयोटा में सेंड करेगा, सिस्टोल के दौरान भी ब्लड अयोटा में कब जाता है? सिस्टोल के दौरान। तो नाम क्या है? इजेक्शन, ब्लड इज गोइंग आउट ऑफ द हार्ट, सिस्टोलिक मर्मर, तो ESM। तो आपने याद करना है पल्मोनिक एंड एओर्टिक स्टेनोसिस, चाहे जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो पल्मोनिक वाल्व के लेवल पे हो, चाहे वो एओर्टिक वाल्व के लेवल पे हो, पल्मोनिक एंड एओर्टिक स्टेनोसिस दोनों में ही सिस्टोलिक मर्मर प्रेजेंट होता है। और सिस्टोलिक मर्मर में एक और एक्स्ट्रा वर्ड मैंने आपको पढ़ाया, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। इन पेशेंट्स के मैनेजमेंट के लिए आज की डेट में हम इनका जो पुराना वाला हार्ट वाल्व होता है उसको निकालते नहीं है। पुराना हार्ट वाल्व वहीं रहेगा और हम नया हार्ट वाल्व उसके ऊपर लगा देंगे। तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का जो प्रोसीजर किया गया उसमें क्या करा उन्होंने कि उसकी फेमोरल आर्टरी को पंक्चर किया। ट्रेडिशनली तो हम फेमोरल आर्टरी का या रेडियल आर्टरी का एक्सेस एंजियोग्राफी के लिए लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको फेमोरल आर्टरी या यहाँ पे तो फेमोरल आर्टरी क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज द प्रेफर्ड रूट। तो फेमोरल आर्टरी का जो एक्सेस है वो एंजियोग्राफी के लिए नहीं बता रहा, वो मैं हार्ट वाल्व की रिप्लेसमेंट के लिए बता रहा हूँ। आप देखिए मेडिकल साइंस कितनी एडवांस हो गई है। पहले हम क्या करते थे कि अगर हार्ट वाल्व चेंज करना है तो हार्ट को चेस्ट को खोलना पड़ता था, हार्ट को एक्सपोज करते थे और हार्ट वाल्व को निकाल के फिर नया हार्ट वाल्व लगाते थे। तो उसमें ऑपरेशन के दौरान ही पेशेंट की डेथ हो जाती थी। भाई हार्ट के वाल्व पे ऑपरेट करना तो मजाक नहीं है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी का। तो आज की डेट में हम CTVS मतलब कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी में ओपन हार्ट सर्जरी करके इनका हार्ट वाल्व चेंज नहीं करते। हम इन पेशेंट्स में फेमोरल आर्टरी से ही एक नया वाल्व पुराने वाल्व के ऊपर डिप्लॉय कर देंगे। तो ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट is the treatment of choice for patients of valvular aortic stenosis. TAVR, that is transcatheter aortic valve replacement, is the treatment of choice for this condition. और क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसकैथेटर अप्रोच ले रहे हैं वाया द फेमोरल आर्टरी, तो जो पंक्चर साइट है उससे ब्लीडिंग हो सकती है। तो जितने भी वाल्व रिप्लेसमेंट की हम आगे अब इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के प्रोसीजर पढ़ेंगे, उन सब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नर्सिंग अफसर यही रहेगी कि पंचर साइड से ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसके ऊपर हम सैंड बैग लगाते हैं और वो सैंड बैग से कंप्रेशन देके ताकि फेमोरल आर्टरी से ब्लीड ना हो और वहाँ पे लोकल हेमाटोमा ना बने। अदरवाइज वो ब्लीड लोकल होगा तो उसमें बड़ा सा पेल्विक हेमाटोमा भी बन सकता है। तो हमें उस ब्लीड को मिनिमाइज करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्वुलर लीजन ओल्ड एज में मिलता है उसका नाम है वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस, और इसमें सैड के मैनिफेस्टेशंस होते हैं और एक इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर प्रेजेंट होता है। और अब ये जो डिस्कशन मैंने किया वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस के लिए, मैं इसको कंपेयर करूंगा विद अ पेशेंट हु इज हैविंग वैल्वुलर एओर्टिक रीगर्जिटेशन। तो आपने कंपैरिजन मोड में सुनना है। अभी यहाँ पर जो हार्ट डिजीज है वो चेंज हो रहा है, मतलब अभी आयोटिक वेल्व के जो लीफलेट्स हैं वो ठीक से क्लोज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड वापस एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि जो
एओर्टिक वाल्व के लीफलेट्स होते हैं वो आप में मुझ में तो बहुत टाइटली क्लोज करते हैं। जैसे पल्मोनिक वाल्व तो बिल्कुल टाइटली क्लोज कर रहा है, तो एक भी ड्रॉप ब्लड की पल्मरी आर्टरी से वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं जाने वाली। लेकिन जो मेरा पेशेंट दिखाया गया है यहाँ पे, वहाँ पे मैंने जानबूझ के ये दिखाया है कि जो अयोर्टा का ब्लड है, वो अयोर्टा का ब्लड वापस वापस जो है अयोर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर रहा है, जबकि नॉर्मली तो ऐसा होता ही नहीं है। भाई आप में मुझ में तो नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड विल एवर एवर लीक बैक फ्रॉम एओर्टा बैक इनटू अवर लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन इन पेशेंट्स में ब्लड सब्सटैंशियल अमाउंट में 5 ml 10 ml कुछ भी हो सकता है। तो ब्लड हार्ट से बाहर गया था सिस्टोल के दौरान। अभी मैं सिस्टोल नहीं दिखा रहा, अभी मैं क्या दिखा रहा हूँ, डायस्टोल। भाई जब हार्ट रिलैक्स करता है तो डायस्टोल, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोल। तो वेल्वुलर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में सिस्टोल के दौरान कोई दिक्कत नहीं है। भाई ब्लड हार्ट से बाहर तो चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 80 ml ब्लड बाहर गया, लेकिन 80 ml में से मे बी 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 40 ml तक सिवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन, मतलब जितना ब्लड बाहर गया 80 ml, उसमें से एज मच एज 50% ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर सकता है। तो जब आप इस पेशेंट को ऑस्कल्टेट करेंगे, जब आप इस पेशेंट को सुनेंगे स्टेथोस्कोप लगा के, तो आप नोटिस करेंगे कि इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में ऑस्कल्टेशन पे जो साउंड आने वाली है, व्हेन यू ऑस्कल्टेट दीज पेशेंट्स, देन आप नोटिस करेंगे कि इन पेशेंट्स में जो टर्बुलेंस क्रिएट हो रही है या जो आवाज क्रिएट हो रही है वो सिस्टोल में तो हो नहीं रही है। तो देयर वुड बी नो प्रेजेंस ऑफ एनी सिस्टोलिक मर्मर, देयर वुड बी अ प्रेजेंस ऑफ अ डायस्टोलिक मर्मर। अब मैं वो डायस्टोलिक मर्मर का यहाँ नॉइज का रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ब्लड है जब लीक करेगा, तो जो आवाज होगी वो आवाज डायस्टोल के दौरान वापस ऐसे ब्लड वापस जा रहा है हार्ट में। तो अभी मैंने जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया, उसमें मैंने दिखाया कि जो ब्लड है वो डायस्टोल के दौरान वापस जा रहा है, और इसमें भी जो मैक्सिमम आवाज आएगी वो मिडल और डायस्टोल के दौरान आएगी। तो देयरफॉर मैंने दिखाया कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन के पेशेंट में, जैसे अगर पेशेंट को सिवियर वैरायटी ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, तो सिवियर वैरायटी में यहाँ पर मिड डायस्टोलिक मर्मर क्रिएट हो सकता है। मिड डायस्टोलिक मर्मर मैंने यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि मेरे पेशेंट में अनफॉर्चुनेटली हार्ट वाल्व्स ठीक से क्लोज नहीं हो रहे थे, और यहाँ पर सिवियर वैरायटी ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन आपको बताया गया। अगर वो माइल्ड वैरायटी होता, इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि सर मान लो 5 ml ब्लड लीक किया, मान लो 2 ml ब्लड लीक किया, 1 ml, भाई ब्लड तो लीक करना ही नहीं चाहिए। मैंने बोला नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड शुड एवर एवर लीक फ्रॉम अवर एओर्टा बैक इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन अगर कर जाए तो दिक्कत होगी, मतलब आवाज क्रिएट होगी। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे माइल्ड एओर्टिक रिगर्जिटेशन के लिए अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि अगर ये माइल्ड एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता तो भाई थोड़ा सा ब्लड आएगा, थोड़ा सा ब्लड आएगा तो आवाज भी कम ड्यूरेशन के लिए आएगी। भाई मान लीजिए 40 ml ब्लड है, तो 40 ml ब्लड को आने में टाइम लगेगा, तो मैंने दिखाया मिड डायस्टोलिक, भाई ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का मर्मर। लेकिन अगर मान लो 5 ml ब्लड ही आया, तो क्योंकि अमाउंट ऑफ ब्लड कम है, तो कम ब्लड मतलब ड्यूरेशन ऑफ मर्मर भी शॉर्ट होगा। तो यहाँ मैंने येलो से जो शेडिंग करी है उसको हम टेक्निकली बोलेंगे, जो येलो वाली शेडिंग है यहाँ पर, दैट येलो शेडिंग इज फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। तो आज आपने ये सीखा कि अयोर्टिक रिगर्जिटेशन में डायस्टोलिक मर्मर होता है। वो मिड या अर्ली आपको ना भी याद रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इफ यू डू नॉट रिमेंबर कि वो मिड वाला है या फिर वो अर्ली वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेन क्या याद करना है, आपने मेनली याद करना है दैट देयर वुड बी अयोर्टिक रिगर्जिटेशन में अ डायस्टोलिक मर्मर। अब मोस्ट स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है सर ठीक है, मतलब ये तो समझ में आ गया कि ब्लड वापस आया हार्ट में, उससे आवाज आएगी, मर्मर क्रिएट हो रहा है, टर्बुलेंस हो रही है, लेकिन याद कैसे करें। तो यहाँ पर एक और निमोनिक है, जैसे मैं पास निमोनिक बता रहा था, हम सभी पास होना चाहते हैं, तो अभी पास की जगह पे मैं निमोनिक बोल रहा हूँ पेड। तो पेड को याद कैसे करना है आप उसको देखिए। पी से हो जाएगा पल्मोनिक, जैसे पास वाले निमोनिक पे भी पी से पल्मोनिक ही था, ए से एयोर्टिक था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है, पल्मोनिक और एयोर्टिक इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी मतलब रीगर्जिटेशन, क्योंकि वाल्व ठीक से क्लोज नहीं कर रहा तो ब्लड उसके क्रॉस लीक कर रहा है। तो पल्मोनिक एंड एयोर्टिक इनसफिशिएंसी में देयर वुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ डायस्टोलिक मर्मर। पेड का जो अल्फाबेट डी है उसको मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो मिनिमम इंफॉर्मेशन जो आपको फिलहाल इस टाइम पे आपके माइंड में छप जानी चाहिए, पता है आपको एज मेडिकल स्टूडेंट्स आपको फोटोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए। फोटोग्राफिक मेमोरी से मतलब इस स्लाइड पे जो कुछ लिखा है एक बार सुन लिया तो आपके माइंड में छप जाना चाहिए। आप पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। अगर आपको नींद आ रही है, आपको इंस्टाग्राम चलाना है, आपको मोबाइल 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 चलाना है, आप वो करिए जब तक आपका मन नहीं भर जाता। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो फिर इंस्टाग्राम नहीं चलेगा, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर और कोई चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि ध्यान से एक ही बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्योंकि देखो पढ़ाई करना सबसे मुश्किल चीज़ होती है।
आदमी सारी चीज़ कर लेता है, 2 घंटे इंस्टाग्राम पे निकल जाते हैं, है ना? एक बार भी आँखों में थकावट नहीं होती। लेकिन मेरा ये वीडियो सुन रहे हो तो मुझे पता है कि आपकी थकावट आनी शुरू हो रही है कि सर कितना बचा है अभी, कितना हम आगे पीछे करते रहते हैं वीडियो को। तो बेसिक मेरा पॉइंट यही है कि जब भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो। पेड निमोनिक का मतलब है पल्मोनिक एंड अयोर्टिक इनसफिशिएंसी में डायस्टोलिक मर्मर होता है। ऑन द अदर हैंड पास्ट निमोनिक जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने बताया कि पल्मोनिक और एयोर्टिक स्टेनोसिस में सिस्टोलिक मर्मर प्रेजेंट होता है और इसमें हम ट्रांसकैथेटर एयोर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे। तो पहले तो 2 वैल्वुलर लीजन्स मैंने आपको समझाए हैं, एक का नाम एयोर्टिक स्टेनोसिस है, एक का नाम एयोर्टिक रीगर्जिटेशन है। और सिवियर वैरायटी में मिड डायस्टोलिक होगा क्योंकि ज़्यादा ब्लड है तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है। और अगर वो माइल्ड वाला है या माइल्ड रीगर मतलब 5 ml ब्लड ही आया तो क्योंकि अमाउंट ऑफ ब्लड कम है तो टाइम भी कम लगेगा, तो आवाज़ जल्दी से खत्म हो जाएगी। इसलिए एक तो और एक तो डिफरेंस हो गया ना। फिर से बोलो, देखो ना, एक है ब्लड लीक कर रहा है तो और एक हो गया कि थोड़ा सा ब्लड किया तो ऐसे। तो अर्ली डायस्टोलिक वर्सेस मिड डायस्टोलिक मर्मर इज व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो एओर्टिक वाल्व के लिए ये दोनों चीजें आपने याद करनी है, पास और पेड। एक बार ये दोनों याद हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो इंडिया में मिलने वाला यंग इंडिविजुअल्स में सबसे कॉमन मर्मर रहेगा, दैट वुड बी विद रिस्पेक्ट टू माइट्रल स्टेनोसिस। तो अब देखते हैं कि माइट्रल स्टेनोसिस का मरीज हमारे पास क्यों आएगा, पहली बात तो, और दूसरा उसमें क्या प्रोसीजर किया जाए कि हम इफेक्टिवली इन केसेस को हैंडल कर सकें। नॉर्मली जो माइट्रल वेल्व के ओरिफिस का साइज होता है, जैसे इस साइड पे ट्राइकिस्पिड वेल्व है, इस साइड पे माइट्रल वेल्व है, तो नॉर्मल जो माइट्रल वेल्व का ओरिफिस का साइज होता है वो तकरीबन 4 से 6 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि ओके जी आप ये बताइए कि सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस कब बोलेंगे, कितने से ये ओपनिंग कम हो जाए, जैसे यहाँ पर नैरोइंग प्रेजेंट है वाल्व में, तो रोमैटिक हार्ट डिजीज की जैसे नैरोइंग हो गई तो सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस हम बोलेंगे अगर ये ओपनिंग 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर से भी कम हो जाए। एक सिवियर होता है, एक वेरी सिवियर होता है। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ना जल्दबाजी में ना इसको लेस देन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर करते हैं। लेस देन 1 मत करके आना गाइस, लेस देन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज वेरी सिवियर, वेरी सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस। अभी क्या मैंने बोला, सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस इज लेस देन 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, वेरी सिवियर वुड बी लेस देन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको डायमेंशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं कि होगा क्या। राइट साइड पे जो वेनस रिटर्न है, जो भी ब्लड बॉडी से सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से जो वेनस रिटर्न है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में आया, और क्योंकि वाल्व के ओरिफिस का साइज नॉर्मल है तो ये जो ब्लड है ये इजीली यहाँ पर ट्रैवर्स कर पाएगा, तो कोई टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होने वाली। जैसे राइट साइड पे मैंने दिखाया कि देर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। द रीजन वाई आई एम नॉट शोन एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर केस इज मेनली टू सेंसिटाइज यू टू द फैक्ट कि भाई देर इज नो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट। लेकिन लेफ्ट साइड पे जो भी ब्लड लंग्स के थ्रू इस पेशेंट के हार्ट में एंटर करेगा, अब कलर्स पे मत जाना इस टाइम पे। कलर्स मैं इस वजह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इनफ्लो को दिखाना है, अदरवाइज ऑब्वियसली राइट साइड ऑफ द हार्ट में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड। लेकिन इस टाइम पे जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उस पर मैं बिल्कुल 10वीं 12वीं क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे टेक्निकल एज अ नर्सिंग अफसर वाली बात कर रहा हूँ कि भाई राइट साइड में कोई टर्बुलेंस नहीं है, बिल्कुल स्मूथ एंट्री ऑफ ब्लड अक्रॉस द ट्राइकिस्पिड वाल्व की लीफलेट खुल जाएंगे और उससे ब्लड जो है वो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में चला गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रास्ता नैरो है तो लेफ्ट एट्रिया को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ब्लड को आगे भेजने के लिए, और जब ये ज्यादा जोर लगाएगा तो टर्बुलेंस क्रिएट होगी, तो ब्लड तो कम जाएगा लेकिन अगेन आवाज क्रिएट होगी, नॉइज क्रिएट होगा जिसे हम मरमर बोलते हैं। देखिए जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस में था, एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या हो रहा था कि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से जब बाहर जा रहा था एओर्टा में तब दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी दिक्कत कहाँ है, डायस्टोल के दौरान। आप नोटिस करेंगे इस डायग्राम में कि जब लेफ्ट एट्रिया का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, भाई फिलिंग ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स होती है डायस्टोल में। ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा में जाता है सिस्टोल में, और ब्लड की जो पैसिव फिलिंग होती है, भाई ब्लड को पहले हार्ट में भरना चाहिए तभी तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो भरने वाली एक्टिविटी है वो मैंने यहाँ पर दिखाई है। डायस्टोल के दौरान हार्ट में नॉइज क्रिएट हो रहा है, टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है। देयरफॉर जब आप इसको सुनेंगे स्टेथोस्कोप लगाकर तो आप नोटिस करेंगे कि इन पेशेंट्स में सिस्टोल के दौरान कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टोल में तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, क्योंकि माइट्रल वेल में दिक्कत है। माइट्रल वेल तो सिस्टोल में पार्टिसिपेट ही नहीं करता।
भाई एयोर्टिक और पल्मोनिक वेल्स होते हैं ना भाई, ब्लड हैज टू गो आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू एयोर्टा एंड पल्मरी आर्टरी। ये हमारी एयोर्टा है, ये हमारी पल्मरी आर्टरी है। तो यहाँ पर ये वाले दोनों वेल्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ठीक से खुल रहे हैं, ठीक से बंद हो रहे हैं, तो इसलिए हमें सिस्टोल में प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। लेकिन एट द सेम टाइम अभी क्योंकि फिलिंग ऑफ ब्लड इन द हार्ट हो रही है, तो फिलिंग ऑफ द ब्लड के दौरान यहाँ टर्बुलेंस क्रिएट हो रही है। तो ये जो टर्बुलेंस है, इस टर्बुलेंस को हम टेक्निकली बोलेंगे फिर से मिड डायस्टोलिक मर्मर। ये दूसरी बार है कि मैंने डायस्टोल के दौरान एक मर्मर आपको बना के दिखाया है। उसकी जो मैक्सिमम आवाज होती है वो डायस्टोल के मिडल में आती है। वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो फिजियोलॉजी का कंसेप्ट है कि मैक्सिमम जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है वो मिडल और डायस्टोल में होती है। तो जब ये ब्लड लीक करेगा, अमाउंट तो कम रहेगा, लेकिन कम होने के बावजूद भी आवाज क्रिएट करके आएगा। तो ये जो टर्बुलेंस क्रिएट हो रही है, इसको हम मिड डायस्टोलिक मर्मर बोलेंगे। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि माइट्रल स्टेनोसिस का जो मर्मर है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है एओर्टिक स्टेनोसिस के मर्मर के जैसे। ओल्ड एज के पेशेंट्स में वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट्स में हम इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर सुनते हैं, क्योंकि एओर्टिक वाल्व में नर्विंग होती है, तो जब ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा तब दिक्कत होगी, तो सिस्टोलिक मर्मर। और माइट्रल स्टेनोसिस क्योंकि फिलिंग से रिलेटेड है, तो इसलिए मिड डायस्टोलिक मर्मर। अब मिड पे मत फोकस करिए, आप सिर्फ फोकस करिए कि सिस्टोलिक होगा या डायस्टोलिक मर्मर होगा, और सिंपल सा लॉजिक लगाना है। एओर्टिक वाल्व का मेन काम क्या है भाई? सेंडिंग ब्लड आउट ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर उसमें वो ओपनिंग नैरो होगी तो सिस्टोलिक मर्मर। और अगर माइट्रल वेल का मेन काम क्या है? अलाउइंग द फिलिंग ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल। और अगर पेशेंट को माइट्रल स्टेनोसिस होगा तो मिड डायस्टोलिक मर्मर प्रेजेंट होगा। मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन एक साथ पढ़ रहे होते हैं। मैंने भी एओर्टिक स्टेनोसिस एओर्टिक रिगर्जिटेशन बताया, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। एग्जामिनर ही एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि एओर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनिक स्टेनोसिस दोनों एक जैसे ही बिहेव करेंगे, क्योंकि देखिए एओर्टिक स्टेनोसिस में लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच के कनेक्शन नैरो है, और पल्मोनिक स्टेनोसिस में राइट वेंट्रिकल और पल्मरी आर्टरी के बीच का कनेक्शन नैरो है। तो एओर्टिक और पल्मोनिक स्टेनोसिस एक जैसा ही बिहेव करते हैं। और इसके लिए जो निमोनिक बताया गया था वो था पास, और पास में ये बताया गया था कि यहाँ पे सिस्टोलिक मर्मर होता है, जो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर भी कहलाया जाता है, क्योंकि उसकी आवाज मिडल और सिस्टोल में ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड माइट्रल और ट्राइक्युस्पिड स्टेनोसिस जो हैं, ये दोनों के दोनों के लिए कोई मैं निमोनिक नहीं बता रहा, कि ऑलरेडी काफी हो गए ना, पास भी है, पेड भी है। तो माइट्रल और ट्राइक्युस्पिड स्टेनोसिस के लिए लॉजिक क्या लगाना है? माइट्रल वाल्व का मेन काम, ट्राइक्युस्पिड वाल्व का मेन काम फिलिंग ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट, और फिलिंग मतलब डायस्टोल। तो यहाँ पर डायस्टोलिक मर्मर क्रिएट होगा। मोस्ट स्टूडेंट्स की क्वेरी यही होती है कि सर दोनों में सिस्टोल है, दोनों में ही स्टेनोसिस लिखे हो आप, क्योंकि दोनों में ही स्टेनोसिस लिखे हो तो फिर दोनों में मर्मर अलग अलग कैसे हो गए? तो भाई वो दोनों में मर्मर इसलिए अलग हो गए कि दोनों वाल्व्स का काम अलग अलग है। भाई लॉजिकली तो मोस्ट स्टूडेंट्स का क्वेरी तो सही है कि सर दोनों में स्टेनोसिस बताया आप, तो दोनों में स्टेनोसिस है तो दैट शुड रिजल्ट इन दोनों की कॉमन फाइंडिंग। दोनों में या तो सिस्टोलिक होना चाहिए या दोनों में डायस्टोलिक। भाई फर्क क्या है? फर्क ये है कि एओर्टिक और पल्मोनिक वेल का काम है ब्लड को हार्ट से बाहर भेजना, तो सिस्टोलिक मर्मर। और माइट्रल और ट्राइक्युस्पिड वेल्व का मेन काम है अलोइंग फिलिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द वेंट्रिकुलर कैविटी, तो डायस्टोलिक मर्मर क्रिएट हो जाता है। तो ये दिस इज लाइक अ मस्ट नो फैक्ट गाइज, ये मतलब कभी भूलना नहीं है कि पास निमोनिक से 50% काम तो मैंने करा ही दिया। तो बाकी जो याद करना है वो सिर्फ इतना ही है ना कि एमएस और टीएस के पेशेंट में डायस्टोलिक मर्मर प्रेजेंट होगा। और अब हम माइट्रल स्टेनोसिस को कंपेयर करेंगे माइट्रल रिगर्जिटेशन से। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना जरूर चाहूँगा कि जो माइट्रल स्टेनोसिस के हमारे पेशेंट्स होते हैं, जब वो सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस में चले जाते हैं, तब इनमें पल्मरी एडिमा इतना ज़्यादा होगा कि इनको दवाइयाँ काम ही नहीं करेंगी। आप कितना भी डायूरेटिक खिला लीजिए, ज़्यादा डायूरेटिक खिलाएंगे हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। आप कितना भी डिजॉक्सिन दे दीजिए, उससे रेदर ओवरलोडिंग ऑफ द हार्ट क्रिएट हो जाती है। तो देखिए अगर इसका इलाज ना किया जाए, माइट्रल स्टेनोसिस वाले मरीज का इलाज ना किया जाए, तो लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर बढ़ता रहेगा और लेफ्ट एट्रिया डैमेज हो जाता है। लेफ्ट एट्रिया की वॉल डैमेज मैंने दिखाई है, और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल डैमेज होने से एरिथमिया हो सकता है, जिसका नाम एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। अगर लेफ्ट एट्रिया में डैमेज होगा तो इस पेशेंट में पल्मरी वेन्स में भी कंजेशन आ जाएगा। अगर पल्मरी वेन्स में कंजेशन आएगा तो लंग्स में कंजेशन आ जाएगा, और अगर लंग्स में कंजेशन आ जाएगा तो पेशेंट को पल्मरी एडिमा या सांस लेने में दिक्कत भी आनी शुरू हो जाएगी। तो माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट्स हमारे पास क्यों आते हैं, उनमें एक रीज़न तो ये है, जो आपको याद रखना है वो ये है कि माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट में लेफ्ट एट्रिया जो है पेशेंट का डायलेट कर जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, डायलेट हो जाता है, क्योंकि ब्लड आगे जा नहीं पा रहा।
और क्योंकि यहाँ पे डायलिटेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है, वो खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। तो इस डायलिटेशन की वजह से, क्योंकि हार्ट के मसल में डैमेज है, तो इस डैमेज की वजह से यहाँ पर एक एरिदमिया क्रिएट हो सकता है। माइट्रल स्टेनोसिस के मरीज के बारे में क्यों पूछा जाता है आपसे एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, दैट इज कि वो ये देखना चाहता है कि क्या आपको मालूम है कि माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट को एक वैल्वुलर लीजन की वजह से एरिदमिया हो सकता है। वो एरिथमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड तो आगे जा नहीं पा रहा, तो एट्रिया डायलेट 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 स्ट्रेच होता जा रहा है, और स्ट्रेचिंग की वजह से एबनॉर्मल करंट जनरेट होगी। और ये एबनॉर्मल करंट अगर 1 मिनट में 100 बार से भी ज्यादा फायर करे तो ऐसे नोड को डोमिनेट कर लेगी, और अगर ऐसे नोड डोमिनेट हो गया तो फिर ये जो एबनॉर्मल फोकस लेफ्ट एट्रिया के वॉल में बने, ये एट्रिया को ट्विच कराना शुरू कर देंगे, जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। आज आपने पहले तो ये सीखा कि माइट्रल स्टेनोसिस यदि सिवियर होता है तो कट ऑफ होता है लेस देन 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर इन पेशेंट्स का इलाज ना किया जाए तो इन्हें एक एरिथमिया हो सकता है। उस एरिथमिया का नाम है एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया का सिग्निफिकेंट डिस्टेंशन हो रहा है, डायलिटेशन हो रहा है, स्ट्रक्चरल डैमेज हो रहा है, वो खिंचता जा रहा है बेचारा, तो उसमें एबनॉर्मल करंट्स क्रिएट हो रही हैं, जिससे एट्रियल फिब्रिलेशन क्रिएट हो रहा है। और एट्रियल फिब्रिलेशन से दिक्कत ये होती है कि एट्रिया क्योंकि क्लॉट नहीं कर रहे होते, ट्विच कर रहे होते हैं, तो क्लॉट्स बन जाते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन गाइस डेंजरस क्यों है? क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ट्विच कर रहे हैं, कंपन हो रही है, कांप रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, कांप रहे हैं, तो कांपेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर क्लॉट्स बन जाएंगे लेफ्ट एट्रिया में। और अगर क्लॉट्स बन गए लेफ्ट एट्रिया में तो इनमें से अगर एक भी क्लॉट सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया और ब्रेन में चला गया इस पेशेंट के, तो इस पर्सन को स्ट्रोक हो जाएगा। माइट्रल स्टेनोसिस क्यों आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको एज अ नर्सिंग अफसर मालूम होना चाहिए, इज बिकॉज इसमें लेफ्ट एट्रिया डायलेट होकर डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह पे ट्विच कर रहा है, कंपन हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड ठीक से मूव नहीं कर पाएगा। भाई हार्ट में हमेशा स्मूथ मूवमेंट ऑफ ब्लड होनी चाहिए। अगर वो स्मूथ मूवमेंट ऑफ ब्लड ना हो तो वहां पे क्लॉट्स बन जाते हैं। वो क्लॉट्स अगर ब्रेन में चले जाएं तो पेशेंट को हो सकता है कि लकवा हो जाए, उसको हाफ फेस पैरालिसिस, हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जाए, जिसे हम एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। और दैट इज द रीजन कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन पेशेंट्स में हमें वैल्व रिप्लेसमेंट करना जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं किया, भाई क्यों वैल्व रिप्लेसमेंट पढ़ना पड़ रहा है, क्यों हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हमने इंटरवेंशन नहीं किया तो पेशेंट को स्ट्रोक भी हो सकता है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या आपको मालूम है कि नहीं कि कौन से वैल्वुलर रीजन की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। आप फटाक से आंसर देंगे माइट्रल स्टेनोसिस, रीजन आपके सामने है। और ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो रोकने के लिए हम यहाँ पर एक प्रोसीजर कर सकते हैं जिसका नाम होता है परक्यूटेनियस माइट्रल बैलून वेल्वोटॉमी। कि हम बैलून से ये जो नैरोड वाल्व है इसको खोल देंगे, इसको डायलेट कर देंगे। अगर आपने रास्ता खोल दिया तो ब्लड आगे जा पाएगा, ब्लड आगे जा पाएगा तो लेफ्ट एट्रिया पे प्रेशर कम हो जाएगा। लेफ्ट एट्रिया पे प्रेशर कम होगा तो उसका जो डैमेज है वो लेस होने की वजह से एरिथमिया होने की संभावना कम हो जाती है। PMBV, बहुत बार आप लोगों ने ये टर्म पढ़ी होगी, परक्यूटेनियस माइट्रल बैलून वेल्वोटॉमी। मैं अगली स्लाइड में ये डायग्राम से आपको दिखाऊंगा अभी कि कहाँ से वेल्व मतलब बैलून को कैसे डिप्लॉय करा जाता है और ओपनिंग को कैसे डायलेट किया जाता है। लेकिन फिलहाल मेन मैसेज यही है कि अगर वो बोलता है कि भाई किसी मरीज को सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस है, तो सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस के मरीज में करना क्या होता है? तो परक्यूटेनियस माइट्रल बैलून वेल्वोटॉमी करनी होती है। और इस बैलून वेल्वोटॉमी से फायदा यही है ना कि आपको आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व नहीं लगाना पड़ेगा। आपको आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व पहली बात तो महंगा होता है, और दूसरा उसको लगाते हैं उसके बाद में बहुत बार लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो बहुत सारे पेशेंट ही बोलते हैं कि सर आप मेरा वाल्व चेंज करोगे या फिर आप इसको ओरिजिनल वाल्व को ही ठीक कर दोगे। तो आप बताओगे कि जो ओरिजिनल वाल्व है हम उसको ही ठीक करवा रहे हैं। माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट में हम नया हार्ट वेल्व पुराने के, जैसे मैं एओर्टिक स्टेनोसिस में तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के एग्जांपल से मैंने बताया था ना कि भाई ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। वहाँ पे तो मैंने बोला था कि पुराना जो वेल्व है उसके ऊपर हम नया वेल्व लगा देंगे। तो वो एओर्टिक स्टेनोसिस के लिए, क्योंकि वो सिस्टोलिक प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई अग्रेसिवली इंटरवेंशन किया जाए। लेकिन ये तो एक डायस्टोलिक सी प्रॉब्लम है, मामूली सी बात है। मामूली तो देखो, हार्ट में कोई भी चीज़ मामूली नहीं है। मैं कंपैरिजन मोड पे बोल रहा हूँ कि भाई हार्ट की फिलिंग कंपैरेटिवली कम हो रही है। तो क्योंकि फिलिंग कम हो रही है तो मैंने डिसाइड किया कि यार इसका हार्ट खोलने की भी जरूरत नहीं है, इसका हार्ट वेल्व चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि एक बैलून डिप्लॉय करके यहाँ पे जो नैरोइंग है
उस नैरोइंग को रिजॉल्व कर देंगे, तो परक्यूटेनियस माइट्रल बैलून वेल्वोटॉमी इज अ प्रोसीजर जहां पे हम हार्ट वाल्व चेंज नहीं करते, बट रेदर जो ओरिजिनल वाल्व है उसी को डायलेट कर देते हैं। इसको कब करना होता है? जब हमारे पेशेंट को सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस हो। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कैल्सिफिकेशन हो जाए वाल्व में, यहाँ पे हार्ट के वाल्व में कैल्शियम डिपोजिशन हो जाती है, अगर किसी पेशेंट को कैल्सिफाइड सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस हो जाए, जैसे हमने एडवाइस किया था पेशेंट को कि भाई आप ऑपरेशन करवा लो। अब वो आपने देखा ही है कि हमारे पेशेंट्स बोलते हैं कि जी वो अभी तो घर पे शादी है, तो पहले शादी हो जाए बेटी की, उसके बाद में आएंगे, तो 6 महीने 1 साल के बाद में आएंगे। तो अगर ये पेशेंट ऑपरेशन नहीं कराता है तो यही सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस के मरीज में कैल्शियम डिपोजिशन इन द वाल्व हो जाएगी, और अगर कैल्शियम डिपोजिशन हो जाए तो फिर हम ये प्रोसीजर नहीं करते। मरीज कह रहा है क्या बात कर रहे हो, आपसे पूछ रहा है एज ए नर्सिंग अफसर क्या बात कर रहे हो, डॉक्टर साहब ने तो बोला था कि भाई ऑपरेशन होगा, आप कहते हो ऑपरेशन नहीं होगा, तो आप बोलोगे भाई वो ऑपरेशन अब नहीं हो सकता क्योंकि अब आपके हार्ट के वाल्व में कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया है। अगर यहाँ पे हमने बैलून डिप्लॉय किया तो ये वाल्व टूट जाएगा, जो आपका ओरिजिनल हार्ट वाल्व है जिसमें कैल्शियम डिपोजिशन हो गया है, ये ऐसे टूट जाएगा जैसे बिस्किट विल ब्रेक इनटू पीसेस, लाइक अ केक विल क्रम्बल इनटू पीसेस। भाई बिस्किट क्योंकि कैल्सिफाइड है ना, आप बैलून डिप्लॉय करोगे तो बैलून के फोर्स से ये वाल्व के फ्रैगमेंट्स टूट जाएंगे और ये कैल्शियम फ्रैगमेंट सारे के सारे ब्रेन में चले जाएंगे, पेशेंट को स्ट्रोक हो जाएगा। हम ये रिस्क नहीं उठा सकते। पेशेंट आपसे आर्ग्यू करेगा, वो बोलेगा मैम क्या बात कर रहे हो, आपको तो मेरे को तो बता रहे थे ऑपरेशन होगा, आप मना कर रहे हो। आप बोलोगे आप बात कर लो जाके फिजिशियन से, आप जाके बात कर लो कार्डियोथोरेसिक वालों से, वो भी मना करेंगे। क्यों? क्योंकि कैल्सिफाइड सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस में अगर बैलून डिप्लॉय किया जाए, और यहाँ पे देखिए आपकी इंपॉर्टेंस एज अ नर्सिंग अफसर बहुत जरूरी है कि जब उसको बताया गया था ऑपरेशन कर लो तब तो वो करा नहीं रहा था, तो वहीं पे तो आपका रोल है ना कि भाई आप उसको बोले कि भाई आप करा लो, तो वो बोलेगा भाई क्यों, अभी अभी क्या जल्दी है। भाई प्राइवेट में अगर हो तो वो बोलेगा भाई पैसा बनाने के लिए ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं। भाई इलीगल काम क्यों कोई करेगा, राइट? करते हैं लोग वो बात ठीक है, बट जनरली तो भाई अगर आपका रूटीन अस्पताल में काम चल रहा है तो इलीगल काम कोई करेगा नहीं, राइट? तो बेसिक पॉइंट है कि सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस वाले को हमने तो बोला था कि भाई आप प्लीज आप करा लो ऑपरेशन, और आपके फायदे की चीज है, वो प्लीज के साथ ही हमें हमेशा बोलना होता है, पेशेंट के साथ में, क्लाइंट के साथ में। अब वो उसको गलत तरीके से ले रहे हैं, तो हमारा काम है सिर्फ समझाना। वो क्यों समझाना जरूरी है कि भाई 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में जब आप आओगे कि भाई अब करा लेते हैं, तो तब हो ही नहीं सकता। और अगर उस टाइम पे आप बोलोगे कि करो तो हम करेंगे, तो अगर ये वाल्व टूट गया, फ्रैक्चर हो गया वाल्व का ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो स्ट्रोक हो जाएगा मरीज में। तो लेट अस अज्यूम दिस कंडीशन कि ये जो पेशेंट था अब ये 2 साल बाद आया, कैल्सिफाइड था, और ये अब आर्ग्यूमेंट कर रहा है इसकी इसकी वाइफ जो है, आप नर्सिंग अफसर हैं ड्यूटी पे, वो आपके सामने फाइल पड़ी हुई है, आपने बोला कि वो ये तो ऑपरेशन तो हो नहीं सकता, तो कह रहे हैं भाई कुछ तो करो। भाई आफ्टर ऑल हम आपके पास आए हैं, आप कुछ तो ट्रीटमेंट करोगे, तो आप क्या बताओगे कि ठीक है जी, इस टाइम पे हम यहाँ पर आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व के लिए आपको रेफर कर देते हैं, आपकी आगे कंसल्टेशन करा देते हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में, दैट इज प्रोस्थेटिक वाल्व, आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व यहाँ पे लगाया जाएगा। तो आज आपने ये सीखा कि अगर सवाल में सिर्फ प्लेन सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस लिखा हो तो आप बोलना बैलून डायलिटेशन, लेकिन लिखाओ कैल्सिफाइड सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस, तब बैलून डायलिटेशन मत बोलना, क्योंकि वो वाल्व के पीसेस जो हैं, वो वाल्व जब बैलून अप्लाई करेंगे ना फोर्स से, वो फ्रैगमेंट्स जो हैं वो ब्रेन में चले जाएंगे, तब आपका आंसर होगा प्रोस्थेटिक वाल्व, आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व यूज किया जाएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल मैं पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बोलना चाहूंगा वो ये वाली स्लाइड है, कि इस पे मैंने जितने भी शब्द लिखे हैं, एक ही बस मिड वर्ड को छोड़ दो, मिड डायस्टोलिक को, इसको छोड़ के, मतलब मिड वाला भी याद कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके सिवा मैंने जितने भी वर्ड इस पर्टिकुलर स्लाइड पे लिखे हैं, चाहे वो एट्रियल फिब्रिलेशन से रिलेटेड है, चाहे वो मर्मर से रिलेटेड है, चाहे वो पॉसिबिलिटी ऑफ मतलब पेशेंट में हम किस टाइम पे क्या इंटरवेंशन करेंगे, क्या इट वुड बी मतलब डिपेंड करता है कैल्सिफाइड है या नहीं है, तो कहाँ पे बैलून वेल्वोटॉमी करनी होती है, दैट इज सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस, और कहाँ पे नहीं करनी होती है, जहाँ पे कैल्सिफिकेशन इन द वाल्व होता है, जहाँ पे हम प्रोस्थेटिक वाल्व, आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व लगाने के लिए बोलते हैं। और ये क्वेश्चन चाहे नॉर्थ साइड में ना भी आए यार, फिर भी आपको ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि देखो कई बार ऐसा भी होगा कि आपको बहुत बारी रिपोर्ट ना व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आपके रिलेटिव भी भेज देंगे, क्या बेटा ये बेटी ये बताना, ये ऐसे ऐसे ये बताया हुआ है इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट में। तो ये चीज आपको वैसे भी अगर मालूम होगी तो आप ओवरऑल ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप प्रोसीजर नहीं कर रहे हो, ठीक है यार, वो तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट करेगा, वो प्रोसीजर तो मैं भी नहीं कर रहा, है ना।
तो वो प्रोसीजर तो आपने भी नहीं करना, मैंने भी नहीं करना, बट पॉइंट है कि अगर इस चीज़ की नॉलेज है तो हम बेटर गाइडेंस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम ही है यार, इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द नेशन, क्योंकि हम नोबल काम कर रहे हैं। मतलब पैसा कमाना तो एक सेकेंडरी इशू है, पर हम जो काम कर रहे हैं वो रूटीन ऑर्डिनरी लोग तो नहीं कर सकते ना सर, ये बहुत प्रेशर वाला काम है हमारा। जो मतलब नोबल प्रोफेशन क्यों बोलते हैं, चाहे वो डॉक्टरी वाला है, चाहे वो नर्सिंग वाला है, कोई भी आदमी जो अस्पताल में काम कर रहा है, इंक्लूडिंग जो आपका क्लीनिंग स्टाफ है, वो सब अपना, पता है, अपनी एनर्जी से पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी को ले रहे हैं, क्योंकि मरीज तो रोता हुआ आता है ना, वो रोते हुए पेशेंट की हम नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। रोज हम ड्यूटी पे जाते हैं, जब हम मरीज से बात करते हैं तो हर कोई कंप्लेन ही तो करता है। भाई कोई अस्पताल में आके ये तो बोलता नहीं कि भाई मैं खुश हूँ, उसको तो कोई ना कोई दिक्कत है, पेट में दर्द है, लूज मोशन है, सांस फूलता है, अनकॉन्शियस हो गए, सीढ़ियों से गिर गए, हेड इंजरी हो गई, कंप्लेंट्स के साथ ही तो आते हैं। तो किसी की नेगेटिव एनर्जी लेना, फिर उसका ट्रीटमेंट करना, इट टेक्स अ बिग बिग इमोशनल टूल। लोगों का बर्नआउट हो जाता है सर। आप इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करो 6 महीने के लिए, आपको रियलाइज़ हो जाता है, मतलब लोग मतलब बातें करते हैं जो मतलब आईएएस में और वो सब में कि हाँ डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, नर्सेस क्या कर रहे हैं, कोविड के टाइम पे मतलब दे वर क्रिटिसाइजिंग ऑल द हेल्थ केयर स्टाफ। लेकिन एट द सेम टाइम यार कोविड वाले वार्ड में काम करना, वो पीपीई डाल के पसीना निकल रहा है और हम मरीज की चाहे आईवी फ्लूइड ही चेंज करना पड़े यार, कितना मुश्किल है वो इतने सारे पेशेंट्स का एक साथ केयर करना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और इंक्लूडिंग कि आपको रिस्क है कि आपको खुद को इन्फेक्शन हो जाता है। तो गाइस जो आप पढ़ रहे हो ना, ये पढ़ाई जो है ये मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हो बिकॉज फंस गए। मतलब वो ठीक है कि हम जब आते हैं कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो भाई घर से प्रेशर है जो भी है तो हम फंस जाते हैं, हमें लगता है कि यार फंस गए यार, अब तो पढ़ना पड़ रहा है। आप जो कर रहे हो ना अभी, आपको उसको इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं हो रही। पैसा तो कमा ही लोगे ना, जॉब तो आपकी लगी जाएगी, वो तो आपने निकाल लेना नॉर्सेट एग्जाम, मुझे पता है। बट एट द सेम टाइम मेरा जो मेन एडवाइस है भाई, नॉलेज का डिसेमिनेशन है ना, और खासकर किसी का नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आप उसको पॉजिटिव करके भेज रहे हैं, वो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड पेशेंस इज अ वर्च्यू गाइस, आई मीन वी हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट विद अवर पेशेंट्स, क्योंकि कोई आदमी जब परेशान होता है ना तो वो बहुत गुस्सा करता है, बोलेगा नहीं ना। सरकारी हॉस्पिटल में तो मरीज गरीब होता है तो बहुत बारी वो बोल नहीं पाता, वो आप एक्सटर्नल, कॉर्पोरेट में तो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं, है ना, गवर्नमेंट में वो बेचारा बोल नहीं सकता। बट मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर अगर आप गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं ना, तो चिल्लाइए मत किसी पे भी, राइट, चाहे वो मतलब एज, क्योंकि देखिए पेशेंट व्हेन ही कम्स टू यू, राइट, ही इज ही हैज गिवन हिमसेल्फ टू यू। तो आपने वहां पर उसकी ना नेगेटिव एनर्जी जब तक निकालनी नहीं है तब तक उस पर गुस्सा नहीं करना, उसको करेक्ट एडवाइस देना है, उसको करेक्ट तरीके से मैनेजमेंट करना है। तो ये मैंने थोड़ा बीच में पॉइंट्स इस वजह से बोले ताकि मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि सर इतना सब कुछ क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो भाई दिस इज़ टू बी अ बेटर हेल्थ केयर वर्कर, दिस इज़ टू बी अ बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मतलब ग्रोथ तो आपकी होनी ही होनी है, वो बात अलग है कि फ्यूचर में आप यूएस जाइए, कनाडा जाइए, पूरी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं सर, एनक्लेक्स करके आप मतलब डॉलर्स में कमाएंगे। डॉलर का तो रेट आप देख ही रहे हैं, 80 से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो यू गाइस आर गोना डू एक्सट्रीमली वेल इन योर करियर्स। बट हाँ, ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि एनफ्लेक्स में भी ये वाली जो सारी चीज़ें हैं इनको पूछ लेता है। तो आज हमने पढ़ा माइट्रल स्टेनोसिस में डायस्टोलिक मर्मर है। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से माइटल रिगर्जिटेशन के मर्मर के साथ में। माइटल रिगर्जिटेशन एक्चुअली मैंने और भी कुछ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। इवन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के बाद में ना माइटल रिगर्जिटेशन सबसे कॉमन मिलने वाला मर्मर मिलने वाला कॉमनेस्ट वैल्वुलर कंडीशन है। और इसमें पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है। वो देखिए कैसे होगा कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड एओर्टा में तो जाएगा ही जाएगा और पल्मरी आर्टरी में भी जाएगा अक्रॉस द एओर्टिक एंड द पल्मोनिक वेल्स। अब देखिए जो ट्राइकिस्पिड वेल्व है हमारे पेशेंट का, वो तो बिल्कुल टाइटली क्लोज्ड है, थोड़ा बल्ज जरूर कर गया ऊपर क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो वाल्व के लीफलेट्स हैं वो ठीक से अप्रॉक्सीमेट नहीं करेंगे। और क्योंकि वाल्व के लीफलेट्स यहाँ पर ठीक से अप्रॉक्सीमेट नहीं करेंगे तो जो एलवी का ब्लड है वो एलवी का ब्लड लीक करके लेफ्ट एट्रिया में जा सकता है, जिसकी वजह से इस पेशेंट को पैन सिस्टोलिक मर्मर क्रिएट होगा। मैं ये डायग्राम में फिर से हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो टॉपिक मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ माइटल रिगर्जिटेशन, ये कॉमनली मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के बाद में मिलने वाला मर्मर है। माइटल रिगर्जिटेशन कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो ये रोमैटिक हार्ट डिजीज में मिलता है। रोमैटिक हार्ट डिजीज में एडल्ट्स में बोलना, रोमैटिक हार्ट डिजीज में इन चिल्ड्रन।
फिर से बोल रहा हूँ, दो इंपॉर्टेंट कारण कि क्यों माइटल रिगर्जिटेशन होता है, इनफैक्ट तीन इंपॉर्टेंट कारण कि क्यों माइटल रिगर्जिटेशन होता है। उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है रोमैटिक हार्ट डिजीज इन चिल्ड्रन। सेकेंड इंपॉर्टेंट कारण है पोस्ट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, हार्ट के वाल्व लीफलेट्स में डैमेज हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये तीन इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं क्यों किसी पेशेंट को माइटल रिगर्जिटेशन डेवलप हो सकता है। एंड कंसिडरिंग दीज थ्री कॉजेज, क्योंकि ब्लड लीक कर रहा है, ये डायग्राम सिस्टोल का है। सिस्टोल के दौरान एलवी का ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट एट्रिया में जा रहा है, तो यहाँ पर भी सिस्टोलिक मरमर होगा। इस सिस्टोलिक मरमर की खासियत ये होती है कि इसमें जो आवाज़ आती है वो यूनिफॉर्म रहती है ऑल थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल। अनलाइक जो मैंने एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर बताया था, उसमें मैंने क्या बोला था, उसमें मैंने बोला था कि मरमर की जो आवाज़ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उसके लिए मैंने वर्ड बोला था इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। लेकिन फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पर क्योंकि मरमर में जो आवाज़ है वो कांस्टेंट रहती है ऑल थ्रू द सिस्टोल, तो इसको हम पैन सिस्टोलिक मरमर बोलते हैं। अब लॉजिक से करना इसको, पैन सिस्टोलिक मरमर जिसमें जो इंटेंसिटी है, जो आवाज आ रही है ऑल थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल, वो यूनिफॉर्म इन इंटेंसिटी रहेगी। जबकि इसके पहले वाला जो एओर्टिक स्टेनोसिस था उसमें मरमर में आवाज की इंटेंसिटी बढ़ गई थी और फिर उसके बाद में कम हो रही थी। तो पहली बात तो आपको कॉजेज पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको पैन सिस्टोलिक मरमर के बारे में पता होना चाहिए माइटल रिगर्जिटेशन में। और ये हो क्यों रहा है, तो उसके लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि मान लीजिए ये हार्ट के वेल्व के लीफलेट्स हैं, ये मान लीजिए हमारा माइटल वेल्व के लीफलेट्स हैं। तो माइटल वेल्व के जो लीफलेट्स होते हैं हमारे, वो बिल्कुल टाइटली अप्रॉक्सीमेट करते हैं कि कभी भी कोई ब्लड लीक कर ही नहीं सकता। ये टाइटली कैसे क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि इनके सरफेस के नीचे यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम कॉर्डेट टेंडिने होता है। और ये कॉर्डेट टेंडिने अटैच्ड होते हैं मसल्स के साथ में जिनका नाम पैपिलरी मसल्स होता है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे एनाटॉमी का बोल रहा हूँ जिसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे हार्ट के मसल्स के अंदर, मतलब हार्ट का जो वेंट्रिकल का चैम्बर है, उस वेंट्रिकल चैम्बर के अंदर वाली साइड पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम पैपिलरी मसल्स होता है। ये पैपिलरी मसल्स एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं जो कि तार के जैसे होंगे, कॉर्ड के जैसे। गिटार में स्ट्रिंग्स होते हैं, वायलिन में सितार में स्ट्रिंग्स होते हैं, तो क्योंकि ये कॉर्ड के जैसे होते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के जैसे होते हैं, तो इनका नाम होता है कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे टेंडिने मतलब जैसे सितार के स्ट्रिंग्स होते हैं, गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं। तो पैपिलरी मसल्स और कॉर्डे टेंडिने ये अनाटॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हमारे हार्ट वाल्व के नीचे वाली साइड पे होता है और वाल्व को टाइटली क्लोज करने में मदद करता है। इसकी वजह से दो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो लेफ्ट एट्रिया से कहीं ज्यादा है, फिर भी मैंने बोला कि नॉर्मल आदमी में एक भी एमएल, एक एमएल तो बहुत बड़ी बात है, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी पूरी जिंदगी में कभी भी लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि वाल्व के अंडर सरफेस पे पैपिलरी मसल्स हैं, कॉर्डा टेंडिने, जो कि इसको सपोर्ट करके रखते हैं। लेकिन अगर किसी मरीज को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से, स्लाइड पे देखते रहिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से यहाँ पे ये मसल्स में डैमेज हो गया। अगर इन मसल्स में डैमेज हो गया जैसे मैंने अभी दिखाया, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो वाल्व लीफलेट्स है अभी ऊपर बल्ज करना शुरू कर देंगे, बल्ज करना शुरू कर देंगे और फिर सेपरेट हो जाएंगे। और जब बल्ज 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 और सेपरेट हो गए तो ब्लड एलवी का एलए में जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नीचे से सपोर्ट चलेगी। भाई जैसे बिल्डिंग होती है उसके अंदर पिलर होते हैं, आप पिलर में डैमेज कर दो तो बिल्डिंग गिर जाएगी। वैसे वाल्व के नीचे का जो पिलर है जो उसको सपोर्ट करके रखा हुआ है, जिससे ब्लड नहीं लीक करता, वो पैपिलरी मसल और कॉर्डा टेंडिने का कॉम्बिनेशन होता है। तभी जब भी आप ये टॉपिक पढ़ते हो, जब भी आप माइटल रिगर्जिटेशन पढ़ते हो, तो उसमें ये वर्ड लिखा होता है पैपिलरी मसल डिसफंक्शन। तो वो पैपिलरी मसल डिसफंक्शन क्यों हो रहा है? वो एमआई की वजह से हो सकता है, इश्कीमिक डैमेज, या फिर इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से, या रोमैटिक हार्ट फीवर में, रोमैटिक हार्ट डिजीज में एशकॉफ नोड्यूल्स होते हैं। भाई ये पैपिलरी मसल्स क्यों डैमेज हुए, उसके रीजंस मैंने बोले कि जैसे रोमैटिक हार्ट डिजीज में पढ़ते हो, पैथोलॉजी में मैडम ने कराया भी होगा, एशकॉफ नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स होते हैं और ये पैपिलरी मसल्स को डैमेज कर रहे हैं, कॉर्डा टेंडिने को डैमेज कर रहे हैं। पोस्ट एमआई में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मसल्स डैमेज हो गए तो सपोर्ट मैकेनिज्म ही चला गया। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, जिसको हम वेजिटेशंस बोलते हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वेजिटेशंस बोलते हैं, जो कि हार्ट के वेल पे ग्रो कर रहे होते हैं। और उन वेजिटेशंस की वजह से जो लोकल डैमेज होगा, भाई बैक्टीरिया है वो तो लोकल डैमेज करेगा, वो लोकल टिश्यू को डैमेज करेगा, तो उस लोकल डैमेज की वजह से मरीज को माइट्रल रिगर्जिटेशन डेवलप होता है, जिसको हम
पैन सिस्टोलिक मर्मर बोल रहे होते हैं। तो ये कुछ कॉमन मर्मर्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं। पास और पेड निमोनिक से तो मैंने एओर्टिक वाले डिस्क्राइब किए थे, पल्मोनिक वाले, लेकिन उसके बाद में मैंने एमएस और उसके बाद माइट्रल रिगर्जिटेशन को एक्सप्लेन किया। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि माइट्रल स्टेनोसिस वाली जो मेरी स्लाइड है, ये तो मस्ट नो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये सबसे कॉमन मिलने वाला वैल्वुलर लीजन है। तो कुछ यहाँ पर सवाल कर लेते हैं कॉमन वैल्वुलर लीजन्स के। अगर वो कभी भी बोलता है कि एडल्ट में सबसे कॉमनेस्ट वैल्वुलर लीजन कौन सा मिलता है, तो आपका आंसर होगा माइट्रल स्टेनोसिस इज द मोस्ट कॉमन वैल्वुलर लीजन। लेकिन अगर वो चेंज करके जेरियाट्रिक एज ग्रुप पूछता है, जेरियाट्रिक एज ग्रुप मतलब 65 साल की उम्र से ज्यादा, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर वो जेरियाट्रिक एज ग्रुप पूछ रहे हैं, फिर आप माइट्रल स्टेनोसिस मत आंसर करके आना, तब आप बोलना एओर्टिक स्टेनोसिस। अगर वो बोलता है कंजेनिटल मतलब जन्म से ही हार्ट वाल्व में लीजन है, उसे रोमैटिक हार्ट डिजीज नहीं है, जन्म से ही लीजन है। यस गाइस, नोट्स में बिना देखे बोलो, जन्म से ही हार्ट वाल्व में लीजन है, तो आपका आंसर रहेगा वाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। तो ये पॉइंट्स याद रखना कि एओर्टिक स्टेनोसिस एक्सट्रीम एज ग्रुप में मिलता है, या तो वो जन्म पे ही आ जाएगा या फिर वो 65 साल की उम्र के बाद में आएगा। यू ऑलवेज रीड लाइक दिस, बाई मोडल एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बाई मोडल एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब या तो ये बहुत ही यंग एज में मिलेगा या फिर ये एक्सट्रीम ओल्ड एज में मिलेगा। एओर्टिक स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस यंगर एज में मिलेगा। एमआई के बाद में कौन सा मिलेगा, तो आंसर होगा माइट्रल रिगर्जिटेशन, क्योंकि अभी भी मैंने डायग्राम बना के दिखाया भी था। ये जो पैपिलरी मसल्स होते हैं जो सपोर्ट मैकेनिज्म देते हैं, वो सपोर्ट मैकेनिज्म चला जाएगा। फिर वो पूछ सकता है कि कौन से वाल्व लीजन में इन्फेक्शन होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। तो आंसर फिर से आपका रहेगा माइट्रल रिगर्जिटेशन। इनफैक्ट गाइस, माइट्रल रिगर्जिटेशन टोटल मिला के 3 एमसीक्यूज का आंसर है, 2 तो अभी आप देख ही चुके हैं। मैं एक और लिखता हूं ताकि आप इसको याद कर पाए। अगर वो बोलता है रोमैटिक हार्ट डिजीज इन अ चाइल्ड, अगर रोमैटिक हार्ट डिजीज इन अडल्ट बोलेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रोमैटिक हार्ट disease in an adult, the answer would be given as what we have already studied, that is mitral stenosis. But if he says child, then the answer is mitral regurgitation. तो सरप्राइजिंगली आपने देखा कि 3 सवालों का आंसर mitral regurgitation है। रोमैटिक हार्ट डिजीज बच्चा, एमआई के बाद में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बाद में माइट्रल रिगर्जिटेशन। तो जब इसको याद करोगे ना, तो पहले ये नीचे वाले 3 याद करना, उसके बाद में फिर एओर्टिक स्टेनोसिस याद करना जो एक्सट्रीम एज ग्रुप में मिलते हैं, तो बच गया जो माइट्रल स्टेनोसिस है। तो फिर से बोल रहा हूँ, 3 सवालों का आंसर माइट्रल रिगर्जिटेशन है। हार्ट में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस रिस्क होने का हाईएस्ट चांसेस, माइट्रल रिगर्जिटेशन। एमआई के बाद में सबसे कॉमन माइट्रल रिगर्जिटेशन। रोमैटिक, भाई माइट्रल वाल्व हमारे हार्ट में सबसे हाईएस्ट प्रेशर ग्रेडियंट पे ऑपरेट करता है। मोस्ट स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है, सर माइट्रल क्यों क्यों इन्वॉल्वमेंट हुई माइट्रल वाल्व की? भाई इस वजह से इन्वॉल्वमेंट हुई बिकॉज माइट्रल वाल्व इन अवर हार्ट ऑपरेट्स एट द हाईएस्ट प्रेशर ग्रेडियंट, जिसकी वजह से ये सारे के सारे इश्यूज आते हैं। तो इनफैक्ट 3 सवालों का आंसर सरप्राइजिंगली माइट्रल रिगर्जिटेशन है, जिसमें हम पैन सिस्टोलिक मर्मर को देखते हैं।